राजीव, बात नहीं समझ में आती। आपको याद होगा जिस समय 2G का स्कैम हुआ था या कोल स्कैम हुआ था, उस समय यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो सारे जीरोस गिनाती थी कि देखिए इतने सारे जीरोस हैं इस स्कैम के अंदर। आज 12 लाख करोड़ रुपए एक महीने के अंदर गायब हो गया है। आज क्या इसी सरकार को वो जीरोस नजर नहीं आ रहे कि कम से कम जांच तो कर ले कि भाई क्या रीजन था, इसकी वजह से इतना बड़ा ड्रेन आउट हो गया। आज सरकार इस चीज पर जांच क्यों नहीं करना चाह रही है? सरकार को डर क्या है? क्या चीज ऐसी निकल कर आ जाएगी अगर सरकार इस पर जांच करती है? सरकार के पास ऐसा क्या है छिपाने के लिए? देखिए, फरवरी 2020 में पूरे अदानी समूह का जो मार्केट कैप था वो 2 लाख करोड़ था। अब वो 2 लाख करोड़ से बढ़ के 20 लाख करोड़ हो गया, 19,80,000 करोड़ हो गया था बाय दिसंबर 2022। तो यदि ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि भाई ये 2 लाख करोड़ से 19,80,000 करोड़ हुआ कैसे? कौन लोग थे जिन्होंने स्टॉक खरीदे? आप वो शेयर रजिस्ट्री लेके आओ, आप कस्टोडियन जो रहता है जिसके थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बाहर के लोगों के। देखिए, इंडिया में 4,000 FIs रजिस्टर्ड है, बट खाली 16 जो है वही कस्टोडियन है, मतलब उनके थ्रू इंडिया में पैसे आते हैं। ओके, तो ये कस्टोडियन से पैसे डिटेल मांगा जाएगा कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने बाहर से पैसे इंडिया के अंदर में लगाए हैं। उनके पास में तो पूरा डाटा है। आप ये दीजिए कि फरवरी 2020 से लेके तो जनवरी 23 2024 तक किन किन लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे, कौन थे ये लोग, कौन सा ग्रुप था, किसने कितने शेयर बाइंग की। तो ये जब जाएंगे इन डेप्थ में तो लॉर्ड ऑफ स्केलेटन्स विल कम आउट, इट विल टम्बल आउट ऑफ कपबोर्ड। तो बहुत सारी चीजें जो हैं ये सामने आएंगी, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाह रहे। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है वो यही आरोप लगाया है कि भाई यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है। तो सवाल ये उठेगा कि स्टॉक मैनिपुलेट करने के लिए सोर्स ऑफ फंड कहां से आए? जो बार बार बोला जा रहा है कि ये तो इनके ही कंपनी ने शेयर खरीदे, तो भाई सवाल ये उठेगा कि शेयर खरीदने के पैसे कहां से आए? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ फंड? फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बातें आ जाएंगी। अब वो कोई आतंकवादी के पैसे तो नहीं थे, किसके पैसे थे? है ना, एक चाइनीज आदमी इनका वैसे ही पार्टनर दिख रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल सामने आ जाएंगे। दुश्मन देश के कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन आपके पार्टनर्स हैं? तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारे सवाल होंगे। अब ये सवालों से ये बचना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है, जो इससे अभी तक बैठाया नहीं है। अब मुझे ताज्जुब होता है कि भाई अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है। जितनी भी हैं, कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे जो भी हैं ये लोग, ये तो एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक पत्रकार का थोड़ा ना काम है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ना है कि मैं जाके आप, मेरे को तो गिनेंगे भी नहीं। पत्रकारों को तो वैसे भी ये सरकार गिनती नहीं है। आप इनको कितने भी क्वेश्चनर भेज दो, ये आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, या आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमारे जैसे पत्रकारों को बुलाएंगे नहीं। तो सवाल ये है कि भाई हमारी जितनी औकात है, हमने अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज के अंदर में जितना कर सकते थे वो हम कर रहे हैं और लोगों के सामने लाए। अब ये तो जनता जनार्दन और ये पार्टीज का काम है। प्रजातंत्र तो ऐसे चलता है ना। प्रजातंत्र में तो डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसमें आपका जर्नलिज्म या प्रेस जो है दैट इज ओनली वन पिलर, और उसमें भी सभी लोग कर रहे हैं क्या? वो भी सवाल उठता है कि भाई सभी प्रेस के जो बड़े बड़े मेजर न्यूज़पेपर्स जो चैनल्स है, क्या वो कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि भाई इसमें रूल रेगुलेटर का है, जो मेन रोल कॉल है वो रेगुलेटर का है, वो जुडिशरी का है, वो अपोजिशन पार्टीज का है। वो अगर करेंगी तो ये चीज एक लॉजिकल एंडिंग तक लेके आएगा। नहीं तो हमारे जैसे लोग चिल्लाते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, कहते रह जाएंगे, लिखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। महीने बाद राजीव, ये पूरी चीजें कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? क्या आप सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को ही दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करेगा, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी या नहीं आएंगी? अभी तो ये भी क्लियर नहीं है। या फिर इसको लेकर विपक्षी दल कोई एक पैरेलल मुहिम भी चलाएंगे? क्योंकि मैं विपक्षी दलों से जब मैं बात करती हूँ, अभी जैसे कल मैंने और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात करती हूँ, कल मैंने डॉक्टर योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू किया था दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने ये कहा कि अदानी का एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इसको विपक्ष ठीक से लड़ ले
तो ये राफेल से आसान मुद्दा है लोगों को समझाने के लिए। राफेल जब पूरा हुआ था और विपक्ष ने उसको रेज किया था, तो राफेल के बारे में टेक्निकलिटीज बहुत थी जो कि आम आदमी को ग्राउंड पर समझ में नहीं आती थी। लेकिन उनका ये मानना था कि अदानी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि उन्होंने मोदानी बोल दिया था कि मोदी और अदानी, तो मोदानी जो स्कैम है, अगर इसे हम ग्राउंड पे विपक्ष लेकर जाएगी तो उसको जनता को ये ज्यादा ठीक से समझ में आएगा कि देखिए कितना अमीर व्यक्ति और प्रधानमंत्री के कितना करीबी और किस तरीके से उसने ठगा है लोगों को। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठाएगा और 2024 के चुनाव के लिए ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और योगेंद्र यादव जी एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, मेरे खुद के पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे। मैंने अपने जीवन के 20 साल अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन में बिताया इंडिया के। मुझे मालूम है बहुत टेक्निकल चीज रहती है। फाइटर प्लेन जो राफेल जो है, मतलब ये ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के समझ में नहीं आता है। वो स्पेसिफिकेशन में फंसा देंगे आपको कि साहब प्लेन में 2 मिसाइल नहीं, हमने 4 मिसाइल की जगह बनाई तो उसके लिए इतना खर्चा आ गया है ना, हमने पीछे का जो शाफ्ट था उसको बड़ा कर दिया। तो आप वो टेक्निकलिटीज नहीं समझा सकते लोगों को। इसलिए राफेल का मुद्दा तो पहले से ही जो था, लग रहा था कि ये फ्लॉप शो हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्निकल इश्यू थी। और जनता जनार्दन जो हमारे देश की कितनी पढ़ती कितनी है, या देखिए मोस्टली आज भी जो न्यूज कंज्यूम हो रहा है वो तो देख के हो रहा है ना, या तो न्यूज चैनल देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप उसमें कितना ही समझा लोगे। ये सब चीजें जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं, आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। पर अदानी का केस ऐसा है कि ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी जिनके साथ में सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहते थे, आज वो आदमी के ऊपर में संगीन आरोप लगे हैं और देखते देखते उनकी कंपनी के मार्केट कैप से 13 लाख करोड़ रुपए उड़ गए हैं। ठीक है, आज भी सब लोअर सर्किट पे है। अदानी पावर 5% डाउन है, अदानी ट्रांसमिशन 5% डाउन है, अदानी ग्रीन 5% डाउन है और अदानी टोटल 5% डाउन है। लोअर सर्किट है। तो लोग बोलेंगे कि साहब जिन्होंने हायर रेट्स पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो तो आज खून के आंसू रो रहे हैं। वो तो उनकी जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं ना भाई, ऐसे हराम के पैसे तो है नहीं। लोग मेहनत करते हैं, 30 दिन मेहनत करते हैं, पगार मिलती है हमारे जैसे लोगों की, और हम तब जाके कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो आप मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरा फलीभूत होने के बदले मैं देख रहा हूं कि वो तो रोड नीचे जा रहा है और मैं बेच ही नहीं पा रहा हूं। मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं खड़ा है। तो ये तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। तो और इसमें क्या है